स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन पार्ट 1 है। पार्ट 1। आज मैं इसमें आपको रेस्पिरेशन के बारे में कुछ जो टर्म्स हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ जो है एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है रेस्पिरेशन में, जैसे मान लो ये ये मेरे पास कोई टेस्ट ट्यूब है। मैंने इसमें लाइम वाटर डाला। लाइम वाटर डाला और यहाँ पे जो है एक पाइप के थ्रू जो है यहाँ इसके माउथ से जो है अपने मुंह से हवा ब्लो करी। जब ये हवा इसके अंदर आई, मतलब एंटर करी, एयर ब्लो करी, तो ये एंटर जो है यहाँ पे एयर जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, जब ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये जो है लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो ये जो है उसको मिल्की कर देगी। एक तो ये इसको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। दूसरा ये है जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है। जैसे हम अपना सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो आपको पूछा जा सकता है वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करती है लाइम वाटर के वाटर में से तो वो उसको मिल्की कर देती है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो रेस्पिरेशन में आपको पता होनी चाहिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में क्या है कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये जब ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये जो ग्लूकोज ब्रेक करता है इन द साइटोप्लाज्म, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट। पायरुवेट, तो ये जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाता है और साथ में ये एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद यहाँ पे 3 रिएक्शन होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या है। मैं बाद में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी पहले ये देखो यहाँ पे जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 केस हैं। एक में एब्सेंस है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है ही नहीं, और एक में ऑक्सीजन की कमी है। और ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पूरी मात्रा में प्रेजेंट है। और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इन ये प्रोसेस होता है इन ईस्ट में, ठीक है। और ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ये हमारे मसल्स में होता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो ये इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में और साथ में ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, साथ में एनर्जी फॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल था ये रह जाएगा 2 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। अब ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ये मसल्स में होता है। इसमें होता क्या है, जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो
तो तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पे हमें जो है लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे जो है हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्रैम्प किसकी वजह से पड़ते हैं? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। और ये जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट में होगा और वहां पे ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहेगी, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज करेगा एनर्जी। तो जब जो भी रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एनर्जी जो है फॉर्म करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब मैं, ये तो था जो आपकी बुक में पाथवे बता रखा है, लेकिन मैं आगे आपको बताती हूँ कि रेस्पिरेशन का और कैसे आप याद कर सकते हो। रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। लिखो, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 टाइप्स हैं, एक में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा और दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा। मतलब एक में ऑक्सीजन होगी नहीं, वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड रहती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में होता है, तो ये एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो एटीपी का मतलब होता है एडनोसाइन, एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली वन रिएक्शन है जिसमें हम बोलते हैं कि वो जो पायरुवेट है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी में टूटता है। लेकिन इसमें मैंने 2 रिएक्शन बताए, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो ये इथेनॉल फॉर्म करेगा। अभी ऊपर पाथवे देखा, इथेनॉल फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में एनर्जी फॉर्म करेगा। और जब ये हमारे मसल्स में होगा तो मसल में लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। उस वजह से हमारी बॉडी में क्रैम्प पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस हो जाता है और साथ में वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अभी जो ऊपर पाथवे पढ़ा जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में पढ़ा था, तो वो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन है और वो, और वहां पे ऑक्सीजन की हमेशा नीड रहती है और वो एटीपी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रेकडाउन यहाँ होता है और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज इस प्रोसेस में होती है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है। लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। 2 रिएक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस,
और लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब मसल्स के अंदर, ये मसल्स में होता है, इन मसल्स। तो यहाँ पे मसल्स में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है और साथ में एनर्जी जो है रिलीज होती है। इज दिस क्लियर? अब मैं कुछ जो है फीचर्स, मेन फीचर जो हैं वो डिस्कस करूंगी। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी रेटरी ऑर्गन्स। अब देखो इसमें जो है एक टर्म आती है, ए लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब है कि ग्रेटर द एरिया ऑफ टिश्यू इन contact with environment। ये आप नोट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी इसमें। environment, the greater diffusion, the greater is the rate of diffusion, rate of diffusion। तो यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। उसके बाद आती है थिन थिन परमेबल वॉल। थिन परमेबल वॉर्म्स होती हैं, ये इंश्योर करती हैं, दे इंश्योर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहने का मतलब ये है, ये जो थिन परमेबल वॉल है वो इंश्योर करती है कि जो डिफ्यूजन है काफी इजीली होगा, क्योंकि डिफ्यूजन होता है दो गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और यहाँ से गैसेस जो है एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद है इसमें एक टर्म यूज की जाती है, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, इसमें होता क्या है, ये आपको जो है पूछा भी जाता है, इसका ग्राफ पूछा जाता है कि ये किस तरह काम करता है। तो वो देखो, इसका आपको ने लिखना है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से शुरू होता है, नोस्ट्रिल, उसके बाद जो है ये नेजल कैविटी में जाता है, नेजल कैविटी में जाता है, और फिर ये जाता है इंटरनल नोस्ट्रिल में, जो गैसेस जाती हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। उसके बाद जो है ये फिरिंग्स, ये आपको पाथवे बनाना आना चाहिए, फिरिंग्स। उसके बाद आता है लिरिंग्स, लेरिंग्स। उसके बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया। उसके बाद आता है ब्रोंकी, इसको बोलते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद आता है ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के बाद आता है एल्वियोली, एल्वियोली। ब्रोंकी से लेके ब्रोंक्यूल और एल्वियोली तक ये जो है लंग्स में होते हैं, मतलब ब्रोंकी से लेके
ब्रोंकियल तक एल्वियोली, तो ये जो है यहाँ होते हैं इन लंग्स। ठीक है, तो ये इसमें क्या था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और यहाँ पे जो है ये ट्रैकियल सिस्टम है कि एयर जो है कैसे पहुंचती है डायरेक्टली हमारे टिश्यूज में और विदाउट ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड। तो ये एक पाथवे है जिसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे मैं बात करूंगी एटीपी की। एटीपी एनर्जी के बारे में बोला कि एटीपी एनर्जी जो है रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे इसको जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है इसको। और ये जो है यहाँ पे एडीपी प्लस फास्फेट, और ये जो है एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एडीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन डाइफास्फेट और एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफास्फेट। तो ये लार्ज अमाउंट में जो है रिलीज करता है एनर्जी। दूसरा है, अगर आपको पूछा जाता है कि जो हमारे सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, तो आप लिखोगे एंडोथर्मिक। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस और प्रोसेस इन द सेल, then use this ATP to drive the reaction, to drive the reaction, ATP to drive the reactions। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है वो 30.5 kg पर मोल के इक्वल होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया एटीपी के बारे में। अब देखो, जैसे हमने एरोबिक का पाथवे देखा था, एरोबिक, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड बहुत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है, नीड ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो है मैक्स डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पाथवे के ऊपर। और यहाँ पे जो है ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज ए सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो है अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो जो गैसेस डिफ्यूज होती हैं, जहाँ एक्सचेंज होती हैं, वो किसके थ्रू होती हैं? स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होती हैं, स्टोमेटा के थ्रू। और वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस काफी होता है। इंटरसेलुलर जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है वो इंश्योर दैट all cells are in contact with air। ठीक है, विद एयर। और यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजन है, ये जैसे गैसेस आ रही हैं जा रही हैं, और जो है वो कैसे होता है? डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो करती है कि एनवायरमेंटल इक्वेशन कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एट नाइट, अगर रात के टाइम देखा जाए तो पौधे जो हैं, प्लांट जो हैं, वो इनटेक करते हैं रात के टाइम ऑक्सीजन का और गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं एट डे की बात करूं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो उसमें क्या करते हैं? इनटेक करते हैं
इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और गिव्स आउट ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस जो है डिफरेंट है, तभी बोला जाता है कि रात के टाइम में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज ऑफ दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो वो जो टेक करता है प्लांट, वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक करता है और ऑक्सीजन जो है देता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। ये आपकी एनसीईआरटी में है सारा कुछ, आप यहाँ से समझ के बाद में उसको रीड करना, आपको समझ आ जाएगा। एक्वेटिक एनिमल की बात करूं, जहां मैं टेरिस्ट्रियल जिनको हम लैंड एनिमल्स बोलते हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ तो ये जो है ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द टेरिस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, बट जो पानी के अंदर रहते हैं ये जो है डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। डिजोल्व एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको यूज करते हैं, लेकिन ये जो है ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर में ब्रीथ करते हैं। एटमॉस्फेयर, अब अगर ब्रीदिंग रेट पूछा जाए, ब्रीदिंग रेट आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग रेट जो है फास्टर होता है, एक्वेटिक एनिमल का एज कंपेरेटिव टू लैंड एनिमल। अब इसमें होता क्या है कि फास्टर होता है, ब्रीदिंग रेट जो है फास्टर होता है एक्वेटिक एनिमल का वर्सेस लैंड एनिमल। आपने देखा होगा फिशेस जब सांस लेती हैं तो वो बार बार अपना माउथ जो है ओपन करती हैं, और क्लोज करती हैं। ठीक है, लेकिन जो लैंड पे रहते हैं, जैसे हम अपने आप को ही देखें तो हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो है एज कंपेरेटिव टू एक्वेटिक एनिमल स्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पूछा गया। दूसरा, ये अगर मैं बात करूं फिश की, फिश जो है गिल्स के थ्रू सांस लेती है। हम कहते हैं कि अगर वो लैंड पे आ जाए फिश तो वो डेड हो जाती है, और लेकिन जो अगर वो पानी के अंदर रहती है, वाटर के अंदर, तो वो जो है जिंदा रहती है। ऐसा क्यों? अब देखो, सीधी सी बात है, इसमें मेन रीजन है कि जो फिशेस टेक इन वाटर वाटर थ्रू देयर माउथ। ये इसका मेन रीजन है कि माउथ, एंड force it past the gill, forces past the gills, where the dissolve oxygen is taken up by the blood। ये मेन रीजन है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन था जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मोस्टली दिया हुआ है, मतलब ये इसी को पढ़ना है आपने, उसमें बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी एक जो मैंने आपको यहाँ पे पाथवे बताया था, पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको एक वो अच्छी तरह करना है, क्योंकि उसकी अभी जरूरत पड़ेगी जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कराऊंगी। अभी ये